सुबह के 3 बजे मुंबई का संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे उसने अपनी सांसें रोक रखी हों। सफेद ट्यूबलाइट की पीली रोशनी लंबे ठंडे और सुनसान गलियारे में फैली हुई थी। अचानक इमरजेंसी रूम के दोनों दरवाजे तेजी से खुले। एक स्ट्रेचर अंदर आया जिस पर एक युवा लड़की लेटी हुई थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। सुनहरे बाल माथे और कनपटी से चिपके हुए थे और माथे का एक हिस्सा अंदर धंस गया था। उसकी कलाई पर एक ब्रेसलेट लटका हुआ था जिस पर आर्या खुदा हुआ था। वह अपने 17वें जन्मदिन की पार्टी से घर लौटते समय एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई थी। एक पल में पूरे अस्पताल में खतरे का सायरन बजने लगा, जो एक गंभीर आपातकाल का संकेत था। लड़की का पिता स्ट्रेचर के साथ साथ चल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी शर्ट बेटी के खून से भीगी हुई थी। उनका नाम रोहन मेहरा था, एक ऐसा नाम जो भारत की कई प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी परियोजनाओं से जुड़ा था। लेकिन इस समय वह कोई अरबपति या मीडिया का चेहरा नहीं थे। वह सिर्फ एक पिता थे जो अपनी इकलौती बेटी को जीवन और मृत्यु के बीच लड़ते हुए देख रहे थे। प्लीज, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उनकी आवाज बैठ गई थी। वह गलियारे के बीच में घुटनों के बल गिर पड़े और बाहर आए डॉक्टर का कोट कसकर पकड़ लिया। वह डॉक्टर मल्होत्रा थे, न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख। उन्होंने मॉनिटर को देखते हुए माथे पर बल डाले, सीटी स्कैन की रिपोर्ट हाथ में ली और धीरे से सिर हिलाया। एपिड्यूरल हेमाटोमा के साथ स्कलबेस फ्रैक्चर ब्रेनस्टेम पर दबाव के संकेत हैं। इस मामले में बचने की संभावना 5% से भी कम है। रोहन का गला भर आया। 5% भी एक उम्मीद है। मैं कितना भी भुगतान करने को तैयार हूं। 100 करोड़, 200 करोड़, बस कोई सर्जरी करने को तैयार हो जाए। कुछ नर्सें यह रकम सुनकर रुक गईं। कुछ ने चुपके से अपने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक प्रसिद्ध अरबपति की अपनी मरणासन्न बेटी के लिए आधी रात को गुहार लगाने की खबर बहुत जल्द फैल जाएगी। लेकिन रोहन को सहानुभूति या खबर की परवाह नहीं थी। उन्हें एक व्यक्ति की जरूरत थी, सिर्फ एक व्यक्ति जो उनकी बेटी को बचाने की हिम्मत करे। डॉक्टर मल्होत्रा चुप रहे। उन्होंने अपने कई वर्षों के अनुभव में ऐसे दर्जनों मामले देखे थे, जिनमें से अधिकांश मस्तिष्क की सूजन को नियंत्रित न कर पाने या सर्जरी के बाद खून के जमने की समस्या के कारण कुछ घंटों में ही मर गए थे। और वह अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने सीधे सर्जरी की ओर असफल रहे तो मीडिया, कानून और यहां तक कि अस्पताल के निदेशक के सामने भी कोई उनकी रक्षा नहीं करेगा। हमें खेद है, डॉक्टर मल्होत्रा ने रोहन की हताश पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा और मुड़कर चले गए। उसी समय थोरेसिक सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा भी आए। उन्होंने फाइल पर एक नजर डाली और रोहन की आंखों से बचते हुए कहा, खतरा बहुत ज्यादा है, मैं यह केस नहीं ले सकता। रोहन खड़े हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उन्होंने चारों ओर देखा। कोई नहीं, कोई मेरी बेटी की सर्जरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। बस एक व्यक्ति, सिर्फ एक। झुके हुए सिरों और बचकर निकलती हुई चालों के बीच एक साफ स्थिर आवाज सुनाई दी, जो थोड़ी अलग लहजे वाली थी, लेकिन उसमें कोई घबराहट नहीं थी। मैं सर्जरी करूंगी। सब मुड़े। गलियारे के अंत में सफेद कोट में एक छोटे कद की लड़की खड़ी थी। उसके बाल बड़े करीने से बौंधे हुए थे और उसकी आंखें रोशनी में चमक रही थीं। उसकी छाती पर लगे नेम प्लेट पर लिखा था डॉ. अनन्या राव, न्यूरोसर्जरी विभाग की फेलो। फेलो का मतलब था कि वह रेजिडेंसी ट्रेनिंग पूरी कर चुकी थी और अमेरिकी अस्पताल में विशेष प्रशिक्षण के दौर में थी। वह कुशल थी, लेकिन कानूनी तौर पर उसे सर्जरी करने के लिए एक पर्यवेक्षक डॉक्टर की अंतिम जिम्मेदारी की आवश्यकता थी। हवा जैसे जम सी गई। रोहन ने उसे अवाक होकर देखा। डॉक्टर मल्होत्रा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, जबकि डॉक्टर शर्मा धीरे से हंसे। तुमने क्या कहा? मैं डॉ. अनन्या राव हूं।
मैंने भारत के एक बड़े सरकारी अस्पताल में 12 क्रैनियोटॉमी की हैं। उनमें से 3 मामलों में जीवित रहने की दर 10% से कम थी और वे बच गए। मुझे विश्वास है कि मैं इस लड़की को बचा सकती हूँ। तुम सिर्फ एक फेलो हो, तुम्हें यहाँ सर्जरी करने का अधिकार नहीं है, डॉक्टर मल्होत्रा ने कठोरता से कहा। मेरे पास एक अस्थायी प्रैक्टिस लाइसेंस है और मैं एक मार्गदर्शक डॉक्टर की देखरेख में सर्जरी कर सकती हूँ, अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अगर कोई और इसे नहीं ले रहा है तो मुझे करने दीजिए। रोहन तेजी से आगे बढ़े और अनन्या का हाथ पकड़ लिया। उस रात पहली बार उन्होंने किसी की आंखों में देखा जो उनसे बच नहीं रही थी। क्या क्या तुम निश्चित हो? अगर तुम बचाने की हिम्मत करती हो तो मैं किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। दो अजनबियों की आंखों के बीच एक छोटा सा पल बीता। एक पिता जो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था, एक डॉक्टर जो अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उठाने को तैयार थी। अनन्या ने सिर हिलाया। लेकिन तुम जानती हो, डॉक्टर मल्होत्रा ने बीच में टोका, यहां कोई अटेंडिंग डॉक्टर नहीं है। अगर कुछ हुआ तो तुम पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। मैं मरीजों को पैसे या प्रसिद्धि के लिए नहीं बचाती, अनन्या ने जवाब दिया। मैं उन्हें इसलिए बचाती हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। डॉक्टर शर्मा ने अपनी घड़ी देखी। इस समय हर कोई जिम्मेदारी से डर रहा था। प्रिया नाम की एक युवा नर्स आगे बढ़ी और अनन्या से फुसफुसाकर बोली, मैं ऑपरेशन थिएटर तैयार करती हूं, आप आगे बढ़िए। रोहन ने कांपते हुए अपना पेन निकाला। इलाज के लिए सहमति पत्र 3 मिनट के भीतर लाया गया। उन्होंने कांपते हुए हस्ताक्षर किए। स्याही सूखने से पहले ही कागज अनन्या के हाथ में थमा दिया। उसी समय आर्या के बिस्तर के पास का मॉनिटर चमकने लगा। इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था। 28, फिर 31, फिर 35 mmHg। खतरे का सायरन फिर से बज उठा। अनन्या ने अपने हाथ में मेडिकल रिकॉर्ड कसकर पकड़ लिया। उसने उस ठंडे गलियारे की ओर देखा जहां पीली रोशनी फर्श पर खून की एक लंबी लकीर की तरह पड़ रही थी। किसी ने कुछ और नहीं कहा। 5% जीवन बचाने की दौड़ आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। अनन्या सीधे आपातकालीन क्लिनिकल रूम में चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर बैठे सभी लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। विभाग के प्रमुख डॉक्टर मल्होत्रा बीच में बैठे थे। उनका चेहरा पत्थर की मूर्ति की तरह भावहीन था। उनके बाईं ओर डॉक्टर शर्मा थे और दाईं ओर अस्पताल की निदेशक श्रीमती नलिनी वर्मा, जो अभी अभी प्रशासनिक विंग से भागी आई थीं। उन्होंने गहरे भूरे रंग का कोट पहना था। हाथ में कॉफी का कप था जिसमें से भाप निकल रही थी, लेकिन उन्होंने एक घूंट भी नहीं पी थी। कमरे में माहौल घुटन भरा था। डॉक्टर राव, डॉक्टर मल्होत्रा ने तीखी आवाज में शुरू किया, क्या आप जानती हैं कि आपने अभी अभी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है? मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया, अनन्या ने सीधे खड़े होकर जवाब दिया। मैंने आपातकालीन स्थिति में केस लिया है, जो पूरी तरह से फेडरल मेडिकल काउंसिल के नियमों के अनुसार है। मरीज की तत्काल मृत्यु का खतरा था। मेरे पास महाराष्ट्र राज्य में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है और मैं एक पर्यवेक्षित कार्यक्रम में हूं। मेरे पास आपातकालीन स्थिति में जीवन बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार है। डॉक्टर शर्मा ने कंधे उचकाए और फाइल पलटी। तुम सिर्फ एक फेलो हो और फेलो को स्वतंत्र रूप से सर्जरी करने की अनुमति नहीं है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अनन्या ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैंने अपने मार्गदर्शक प्रोफेसर समीर देसाई को फोन किया है। वह रास्ते में हैं। वह इस सर्जरी का पर्यवेक्षण करेंगे। निदेशक नलिनी ने अपना कॉफी का कप नीचे रखा। प्रोफेसर देसाई इस सर्जरी के लिए पेशेवर जिम्मेदारी लेंगे। हाँ, अनन्या ने कहा। और मरीज का सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर गिर रहा है। आईसीपी मॉनिटर सेंट्रल हर्निएशन के खतरे का संकेत दे रहा है। अगर हम 15 मिनट और देर करते हैं तो मरीज का मस्तिष्क स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।
डॉक्टर शर्मा ने डॉक्टर मल्होत्रा की ओर मुड़कर कुछ फुसफुसाया। डॉक्टर मल्होत्रा एक पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी उंगली मेज पर धीरे से थपथपाई। क्या तुम जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? अगर मरीज नहीं बचता है, मैं पूरी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करूंगी, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि सर्जरी पर्यवेक्षण में की गई थी। मैं यह बचने के लिए या प्रसिद्ध होने के लिए नहीं कर रही हूं। मैं यह इसलिए कर रही हूं क्योंकि कोई और करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अनन्या की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें संदेह की हर परत को भेदने की ताकत थी। दरवाजा थोड़ा खुला। प्रिया, युवा नर्स, ने सर्जरी रूम से सिर अंदर किया। ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 तैयार है। मैंने 10 नंबर की ब्लड रैनी क्लिप्स, हॉर्सशू इंसिजन ब्लड और अतिरिक्त खून की थैलियां तैयार कर ली हैं। नलिनी ने धीरे से सिर हिलाया। सर्जरी की तैयारी शुरू करने की अनुमति है, लेकिन तुम स्कल तभी खोलोगी जब प्रोफेसर देसाई पहुंच जाएंगे। अनन्या एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकती। मैं अभी एयरवे खोलने की अनुमति चाहती हूं। मरीज दर्द की प्रतिक्रिया देना बंद कर रहा है। अगर 5 मिनट और इंतजार किया तो वह सांस लेना बंद कर देगी। डॉक्टर मल्होत्रा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन नलिनी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अगर पर्याप्त चिकित्सा आधार और अभिभावक की सहमति है, तो मैं तुम्हें सर्जरी से पहले एयरवे खोलने और इंट्यूबेशन ट्यूब डालने की अनुमति देती हूं। अनन्या ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया। वह प्रिया के साथ मुड़ी और तेजी से इमरजेंसी रूम की ओर चली गई, जहां आर्या अभी भी उपकरणों और अलार्म के बीच लेटी हुई थी। रोहन वहीं खड़े थे, उनकी आंखें धंसी हुई और लाल थीं। अनन्या ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने फाइल खोली और बड़े अक्षरों में लिखी लाइन की ओर इशारा किया। डॉ अनन्या राव को प्री ऑपरेटिव आपातकालीन प्रक्रिया करने की सहमति। बस मेरी बेटी को बचा लो। रोहन ने कांपते हाथों से पेन पकड़ा और इतनी जोर से हस्ताक्षर किए कि कागज का कोना फट गया। तुम्हें जो भी चाहिए मैं व्यवस्था करूंगा। मुझे नियमों की परवाह नहीं, मुझे बस अपनी बेटी के जीने की परवाह है। अनन्या ने उनका हाथ दबाया। मुझे बस आपके मजबूत रहने की जरूरत है। मैं हार नहीं मानूंगी जब तक कि उसका दिल धड़कना बंद न कर दे। प्रिया ने तुरंत इंट्यूबेशन ट्यूब और बेहोशी की दवा दी। अनन्या ने दस्ताने पहने, आर्या के गले को कीटाणुरहित किया और धीरे से मरीज का सिर झुकाकर ट्यूब डाली। एक छोटी सी क्लिक की आवाज आई जब ट्यूब श्वासनली तक पहुंची और साथ ही मॉनिटर पर सांस की लय स्थिर होने लगी। ब्लड प्रेशर का तूफान आ रहा है, प्रिया ने फुसफुसाया। हमें तुरंत खून चढ़ाना होगा। मैंने ब्लड बैंक को फोन कर दिया है। अनन्या ने जवाब दिया, तुम जुगुलर वेन में सेंट्रल कैथेटर लगाने में मेरी मदद करो और एक बड़ी सुई से दूसरी लाइन खोलो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर शर्मा, जो पहले संदेह कर रहे थे, अब दरवाजे के फ्रेम पर चुपचाप खड़े थे। उन्होंने एक छोटी लेकिन दृढ़ महिला को एक जानलेवा लड़ाई को नियंत्रित करते देखा, जहां सुरक्षा की सभी सलाह पीछे छूट गई थी। 10 मिनट बाद जब प्रोफेसर देसाई पहुंचे तो सब कुछ तैयार था। अनन्या ने हाथ धोए और प्रिया के साथ ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश किया। देसाई ने उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता था कि तुम में यह करने की हिम्मत है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन मुझे यह जानना है कि क्या तुम तैयार हो अगर यह केस असफल हो गया। मैं तैयार हूं, अनन्या ने जवाब दिया। मैं अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ सही प्रक्रिया और नैतिकता के साथ करूंगी, और मैं अकेली नहीं हूंगी। देसाई ने अपना कोट पहना और उसके कंधे के ऊपर पर्यवेक्षक की स्थिति में खड़े हो गए। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे तुम पर विश्वास है। ऑपरेशन लाइट जली। अनन्या ने छुरी उठाई। उसका हाथ नहीं कांपा। कीटाणुरहित खोपड़ी की त्वचा के नीचे पतली रक्त वाहिकाएं साफ दिखाई दे रही थीं। ब्लेड ने चीरा लगाना शुरू किया।
इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटर से एक छोटी सी बीप की आवाज आई। संख्या 37 थी। 1 मिनट और देर होती तो ब्रेन हर्निएट हो जाता। देसाई ने चुपचाप कहा। ऑपरेशन थिएटर में अब किसी को कोई संदेह नहीं था। 5% जीवन को वापस जीतने की लड़ाई अब सिर्फ एक घोषणा नहीं थी। एक प्रश्न चिन्ह के आकार का चीरा बाईं कनपटी से सिर के ऊपर से होता हुआ पीछे तक गया। छुरी समान रूप से चली। खोपड़ी की त्वचा को पतले क्लैंप से स्थिर किया गया, जिससे हड्डी की परत दिखाई दी जो 2 पतली शाखाओं में टूटी हुई थी। पीली रोशनी के नीचे नरम ऊतकों से खून की बूंदें एक एक करके टपक रही थीं, जैसे खामोशी के बीच एक घड़ी की उल्टी गिनती चल रही हो। अनन्या ने हैंड ड्रिल को मजबूती से पकड़ा। खोपड़ी का ढक्कन खोलने के लिए उसे धीरे धीरे घुमाया। उसने इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग नहीं किया, इसलिए नहीं कि उपकरण की कमी थी, बल्कि इसलिए कि वह सीधे कंपन, गहराई और हड्डी की पतली होती परत को महसूस करना चाहती थी, जैसे कोई पुराना संगीतकार इलेक्ट्रॉनिक पियानो बजाने से इनकार कर दे। यह तरीका उसने भारत में अपने शिक्षकों से सीखा था। हर क्रिया को समझना था, सिर्फ याद नहीं रखना था। देसाई ऊपर खड़े थे। उनकी आंखें हर हरकत पर थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह उनका पर्यवेक्षण करने का तरीका था, जिससे छात्र खुद अंधेरे में कदम रखे, लेकिन वह उन्हें कभी अकेले गिरने नहीं देते थे। खोपड़ी की हड्डी को सावधानी से हटाया गया, एक कटोरे के ढक्कन की तरह। घुमावदार टुकड़ा जिससे ड्यूरामीटर की परत दिखाई दी, जो तेज सांसों के साथ धड़क रही थी। अनन्या ने दस्ताने बदले, सतह को सुखाया और फिर 11 नंबर के ब्लेड से ड्यूरामीटर पर एक सीधा चीरा लगाया। दबाव के कारण तुरंत गहरे खून की एक धार निकली। उसकी आंखें बहते हुए क्षेत्र से नहीं हटीं। हाथ ने तेजी से धुंध को सोखने के लिए रखा और साथ ही एक घुमावदार ट्यूब से धीरे धीरे खून चूसा। सबड्यूरल हेमाटोमा है, जो मस्तिष्क को दाईं ओर धकेल रहा है, उसने जल्दी से कहा, और दबाव कम करने की क्रिया शुरू की। पहले थक्के को चूसा। देसाई ने इशारा किया। बीच के पास की साइन वेन का ध्यान रखना, वह आसानी से फट सकती है। लगभग 10 मिनट तक कमरे में किसी ने एक शब्द नहीं कहा, बस सक्शन मशीन की आवाज, स्टेनलेस स्टील ट्रे पर रखे उपकरणों की सूखी खनक और मॉनिटर से आती आर्या के दिल की धड़कन की आवाज थी, तेज, कमजोर और अनिश्चित। प्रिया ने एक चौकोर मुड़े हुए धुंध से अनन्या का माथा पोंछा। युवा नर्स ने यह काम तेजी से और बिना किसी बाधा के किया। सिर्फ 1 घंटे से अधिक समय में जब से वे मिले थे, वे एक सहज टीम बन गए थे। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, बस एक नजर ही काफी थी। केशिकाओं से खून रिसना शुरू हो गया है, अनन्या ने रिपोर्ट किया, जब उसने बाएं गोलार्ध की सतह के चारों ओर छोटे छोटे खून के धब्बे चूसे, जैसे हल्की बूंदा बांदी हल्का जमावट विकार हो सकता है। देसाई ने सिर हिलाया। क्लॉटिंग एजेंट तैयार करो, तुरंत ताजा प्लाज्मा भेजो। डॉक्टर शर्मा, जो शुरू में बाहर खड़े थे, अब ऑपरेशन टेबल के पास आए, हाथ में एक ठंडे घोल की थैली लिए। डॉक्टर राव, मैं पैर में एक और लाइन लगाने में मदद करता हूं, हमें उम्मीद से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। उनकी आवाज में अब पहले जैसा व्यंग्य नहीं था, बल्कि एक गंभीर गंभीरता थी। धन्यवाद, अनन्या ने संक्षिप्त जवाब दिया। उसने न तो दोष दिया, न ही प्रशंसा की जरूरत थी। जीवन और मृत्यु के क्षण में केवल कर्म ही मूल्यवान होते हैं। ऑपरेशन थिएटर की घड़ी ने सुबह के 4:38 दिखाए। वे लगभग 1.5 घंटे से कमरे में थे। 1.5 घंटे हर छोटी रक्त वाहिका, मस्तिष्क के हर मिलीमीटर को बचाने के लिए। अनन्या ने इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटर लगाना शुरू किया। एक पतले धागे जैसा छोटा सेंसर धीरे धीरे मस्तिष्क के दबाव मुक्त हिस्सों के बीच डाला गया। उसने उसे सही जगह पर समायोजित किया। एक हल्की बीप की आवाज आई। मॉनिटर पर 28 का आंकड़ा दिखा, अभी भी ऊंचा, लेकिन शुरू से 10 अंक कम।
देसाई ने धीरे से सांस छोड़ी। ठीक है, वेंटिलेशन बनाए रखो, बंद करने की तैयारी करो। अनन्या ने आखिरी बार जांच की, खून की हर बूंद को सुखाया, फिर धीरे धीरे ड्यूरामेटर को पतले धागे से ढक दिया। मूल हड्डी का टुकड़ा थोड़ा खिसका कर वापस रखा गया, ताकि अगर सूजन जारी रहे तो मस्तिष्क को फैलने के लिए जगह मिले। उसने इसे पतले स्टील के धागे से स्थिर किया और फिर खोपड़ी की त्वचा को सिलना शुरू किया। एक समान सिलाई, एक एक टौंका कनपटी से पीछे की ओर। गहरा काला धागा पीली त्वचा पर एक लड़ाकू घाव की तरह लग रहा था, जिसे अभी अभी बंद किया गया हो। जब कुछ ही टौंके बचे थे, मॉनिटर पर दिल की धड़कन रुक गई और फिर अनियमित हो गई। वेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन। हृदय कांप रहा है, प्रिया चिल्लाई। एड्रेनालाइन, एक एम्पुल, देसाई ने आदेश दिया। डॉक्टर शर्मा पहले से ही तैयार थे। इंजेक्शन बाएं हाथ की नस में लगाया गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड। धड़कन वापस आ गई। प्रिया ने राहत की सांस ली, फिलहाल स्थिर है। अनन्या ने अपनी सिलाई नहीं छोड़ी। आखिरी टांका बड़े करीने से बांधा गया। उसने सुई को ट्रे में गिरा दिया। उसकी आंखें 3 घंटे लगातार देखने के कारण लाल हो गई थीं। आर्या को ऑपरेशन टेबल से रिकवरी स्ट्रेचर पर ले जाया गया। उसका शरीर अभी भी गतिहीन था, लेकिन उसके महत्वपूर्ण संकेत अस्थायी रूप से स्थिर थे। मस्तिष्क की सूजन खत्म नहीं हुई थी, लेकिन फैल नहीं रही थी। इंट्राक्रैनियल प्रेशर नियंत्रणीय सीमा के आसपास था। अभी भी इसे जीवित बचना नहीं कहा जा सकता था, लेकिन यह एक मौका था। अनन्या ने दस्ताने उतारे, हाथ धोए और एक कुर्सी पर बैठ गई। पसीना उसकी बूट की बोटकाज बांट कर गर्दन के पीछे एक लंबी लकीर बना रहा था। प्रिया ने उसे एक तौलिया दिया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। बाहर रोहन इंतजार कर रहे थे। वह सीधे खड़े थे, दोनों हाथों से अपने कोट को कसकर पकड़े हुए। जब उन्होंने स्ट्रेचर को बाहर आते देखा, तो वह तेजी से आगे बढ़े। उनका चेहरा प्रार्थना और भय के बीच फंसा हुआ था। अनन्या आगे बढ़ी और उनके सामने खड़ी हो गई। वह अभी भी सांस ले रही है। उसने कहा, हमने दबाव कम कर दिया है, खून का थक्का निकाल दिया है और मस्तिष्क का दबाव मॉनिटर लगा दिया है। वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन उसने मौत का पहला दरवाजा पार कर लिया है। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वह घुटनों के बल बैठ गए और अपना चेहरा ढक लिया। एक सिसकी उनके सीने में दब गई। मेरी बच्ची, उसके पास अभी भी एक मौका है ना? अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। आर्या को सीधे इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया। तब तक बाहर सुबह हो चुकी थी। पहली सूरज की किरणें धुंधली कांच की खिड़की से होकर रिकवरी रूम की सफेद दीवारों पर रोशनी फैला रही थीं। वह लड़की अनगिनत तारों, आईवी पंपों और जीवन निगरानी उपकरणों के बीच गतिहीन लेटी हुई थी। इंट्यूबेशन ट्यूब अभी भी लगी हुई थी। इंट्राक्रैनियल प्रेशर का आंकड़ा बिस्तर के सिरहाने लगे मॉनिटर पर लगातार प्रदर्शित हो रहा था, जो 26 की सीमा पर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। अनन्या कांच के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें मरीज से नहीं हट रही थीं। वह सर्जरी के बाद अस्पताल से नहीं गई, बस एक दूसरा कोट बदला और हर बदलाव पर नजर रखने के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट में वापस आ गई। उसकी आंखों में सांस की लय, त्वचा के रंग से लेकर पुतलियों के सिकुड़ने फैलने तक का हर छोटा संकेत जीवन और मृत्यु का संकेत हो सकता था। रोहन अंदर आए। उनके हाथ में अभी भी एक पुराना हाथ से लिखा कागज था। उनकी दिवंगत पत्नी का एक पुराना नुस्खा, जिसे वह एक खजाने की तरह रखते थे। वह अपनी बेटी के सामने चुपचाप खड़े थे, उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अनन्या ने यह देखा, लेकिन बीच में नहीं आई। यह पिता और बेटी के बीच का एक निजी स्थान था, एक जीवित व्यक्ति और एक सीमा पर संघर्ष कर रहे व्यक्ति के बीच। दोपहर तक मीडिया आने लगा। पहले कुछ स्थानीय पत्रकार, फिर बड़े चैनल भी।
वे अस्पताल के प्रवेश द्वार पर जमा हो गए, हाथों में कैमरे, माइक्रोफोन और सनसनीखेज सुर्खियों वाले पोस्टर लिए हुए थे। प्रौद्योगिकी अरबपति की बेटी को बचाने वाले को 100 करोड़। दुर्घटना की कहानी सुबह से ही लीक हो गई थी, लेकिन जो चीज उन्हें झुंड में खींच लाई वह अफवाह थी कि रोहन मेहरा ने अपनी बेटी को बचाने वाले डॉक्टर को 100 करोड़ का इनाम देने की पेशकश की है। अफवाह सूखी घास में आग की तरह फैल गई। जितना कम लोग सच्चाई जानते थे, उतने ही ज्यादा लोग पूछने, फिल्माने और अनुमान लगाने आए। एक चैनल ने तो सर्जरी का अनुकरण करते हुए एक त्रि-आयामी ग्राफिक भी बना दिया था। कुछ लोग अनन्या के अतीत को खंगाल रहे थे कि वह कौन है, कहां से आई है और क्या उसने पहले किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की सर्जरी की है। जबकि अस्पताल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा था, 5वीं मंजिल के एक बंद कमरे में एक और आंतरिक बैठक चल रही थी। डॉक्टर मल्होत्रा ने मेज पर हाथ पटका, उनकी आंखें नींद की कमी से लाल थीं। उसे भारत में प्रशिक्षित नहीं किया गया है। उसे आधिकारिक तौर पर सर्जरी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इतनी महत्वपूर्ण सर्जरी एक मुख्य सर्जन के रूप में उसे क्यों करने दी गई? देसाई शांति से सामने बैठे थे, दोनों हाथ आपस में गूंथे हुए, क्योंकि उस समय कोई और आगे नहीं आया और वह सक्षम थी। मैं वहां था, मैं पर्यवेक्षण कर रहा था। नलिनी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जनता अस्पताल को निशाना बना रही है। किसी को पर्यवेक्षण की परवाह नहीं है। उन्हें बस एक नाम चाहिए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति, अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर शर्मा ने बीच में टोका। उनकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। हमें मरीज को एक बड़े केंद्र में स्थानांतरित करना चाहिए था, जहां बेहतर उपकरण और एक पूरी विशेषज्ञ टीम होती। देसाई ने होंठ सिकोड़े। और परिवहन में 2 और घंटे लगते। उस तरह की मस्तिष्क सूजन के साथ वह रास्ते में ही मर जाती। नलिनी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता सिर्फ पेशेवर नहीं थी, बल्कि प्रतिष्ठा, कानूनी मुद्दों और जनता की राय की दीवार की भी थी, जो हर दिन करीब आ रही थी। अनन्या उस बैठक में नहीं थी। वह आर्या के पास प्रिया के साथ थी। आईवी ड्रिप की गति को समायोजित कर रही थी और हल्के दौरे के हर झटके पर नजर रख रही थी। त्वचा पर ये छोटे धब्बे क्या हैं? प्रिया ने पूछा, मरीज की कलाई पर कुछ छोटे चोट के निशानों की ओर इशारा करते हुए। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। यह सर्जरी के बाद के जमावट विकार का संकेत हो सकता है। हमें तुरंत प्लेटलेट, फाइब्रिनोजेन और क्लॉटिंग टाइम की जांच करनी होगी। प्रिया ने जल्दी से इसे नोट किया और प्रयोगशाला में फोन किया। आर्या अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसका शरीर कम कठोर था। दाहिना हाथ उत्तेजना पर थोड़ा सिकुड़ता था। बाईं आंख पलक के नीचे थोड़ी हिलती थी। छोटे संकेत, लेकिन सोने से भी कीमती। उसी समय एक युवा लड़की चिंतित चेहरे के साथ आई। हाथ में एक छोटा बैग था। उसने अपना परिचय नेहा के रूप में दिया, जो प्राथमिक आई का विद्यालय से आर्या की सबसे अच्छी दोस्त थी। अनन्या ने उसे देखा और कुछ मिनट के लिए अंदर जाने की अनुमति दी। नेहा आगे बढ़ी, आर्या के पास एक स्केचबुक और घिसे हुए रंगीन पेंसिलों का एक सेट रखा। उसे चित्रकारी बहुत पसंद है, नेहा ने फुसफुसाया। उसने एक बार मुझसे कहा था कि अगर वह आर्किटेक्ट नहीं बन पाई तो वह डॉक्टर बनेगी। बस उसके माता पिता के दबाव के कारण उसने अपना सपना छोड़ दिया। अनन्या ने बातचीत में हस्तक्षेप नहीं किया, बस नेहा के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा। वह शुद्ध दोस्ती भले ही कुछ ही मिनटों की थी, कुछ बहुत ही वास्तविक लेकर आई थी। आर्या के जीवन का एक हिस्सा, जिसे अस्पताल मशीनों से निदान नहीं कर सकता था। देर शाम प्रयोगशाला के परिणाम वापस आए। फाइब्रिनोजेन कम, प्लेटलेट्स कम, क्लॉटिंग टाइम लंबा। जैसा कि अनन्या ने भविष्यवाणी की थी, मरीज में उपभोग जमावट विकार के संकेत थे। अगर इसे समय पर नियंत्रित नहीं किया गया
तो कोई भी छोटी रक्त वाहिका फिर से फट सकती है और दूसरी बार मस्तिष्क रक्तस्राव का कारण बन सकती है। अनन्या ने तुरंत उपचार योजना को समायोजित किया, ताजा प्लाज्मा चढ़ाया, विटामिन के की खुराक दी और हर 2 घंटे में कैरोटिड धमनी और पुतलियों की बारीकी से निगरानी की। रात हो गई, अस्पताल में भीड़ कम हो गई थी। पत्रकारों को लॉबी से बाहर जाने के लिए कहा गया और विशेष देखभाल इकाई के प्रवेश द्वारों पर गार्ड तैनात थे। लेकिन कमरे नंबर 9 में, जहां रोशनी अभी भी जल रही थी, जीवन की हर नाजुक धड़कन को बनाए रखा जा रहा था। अनन्या ने गलियारे में एक कुर्सी पर कुछ मिनट के लिए आंखें बंद कीं। लेकिन जब मस्तिष्क दबाव में बदलाव का अलार्म बजा, तो वह तुरंत उठ गई। मॉनिटर पर संख्या थोड़ी बढ़ी थी, ज्यादा नहीं, लेकिन एक डॉक्टर के दिल को सिकोड़ने के लिए काफी थी। वह तेजी से बिस्तर पर गई, अपना कान दिल की धड़कन सुनने के लिए झुकाया। बाईं पुतली थोड़ी फैली हुई थी, प्रकाश की प्रतिक्रिया कम थी। एक नया संकेत उसके दिमाग में, एक छोटी सी आवाज गूंजी जो एक आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। अनन्या ने कमरा नहीं छोड़ा। उसने प्रिया को हर 5 मिनट में हर आंकड़े की बारीकी से निगरानी करने के लिए कहा, साथ ही प्रयोगशाला के कर्मचारियों को तुरंत खून का एक और नमूना लेने के लिए बुलाया, जिसमें द्वितीयक जमावट कार्य और मस्तिष्क एंजाइमों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरी ओर, उसने आधे घंटे के भीतर एक और मस्तिष्क सीटी स्कैन का अनुरोध किया। हर घटना को विस्तार से फाइल में नोट किया गया था, हर छोटा बदलाव, क्योंकि वह जानती थी कि इस मामले में कोई गलती नहीं हो सकती। 45 मिनट बाद स्कैन के परिणाम वापस आए। बाईं ओर के पश्चकपाल क्षेत्र में फिर से रक्तस्राव, लगभग 2 सेमी का थक्का जो बाएं वेंट्रिकुलर सिस्टम पर हल्का दबाव डाल रहा था। तेजी से फैलने का खतरा था। उसने अपने हाथ में फिल्म को कसकर पकड़ लिया, उसका दिल जैसे डूब गया हो। यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं था, लेकिन यह वह चीज थी जिसकी वह उम्मीद नहीं कर रही थी, और अब यह स्पष्ट रूप से और खतरनाक रूप से हो रहा था। देसाई उस समय एक और सर्जरी में थे। वह जल्दी नहीं आ सकते थे। उसने उन्हें स्थिति की सूचना दी। उन्होंने बस इतना कहा, ध्यान से विचार करो दबाव को, तुम्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ने न देना, लेकिन अगर तुम्हें वास्तव में अपने निदान पर विश्वास है और सहमति है, तो मैं जल्द से जल्द पहुंचूंगा। अनन्या ने फोन काट दिया। वह समझ गई, यह वह क्षण था जब कोई और उसके लिए फैसला नहीं कर सकता था। डॉक्टर मल्होत्रा को 10 मिनट बाद सूचना मिली। वह आईसीयू में आए। उनका चेहरा कठोर था। फिर से रक्तस्राव? उन्होंने बिना उसे देखे पूछा। हाँ, एक मुश्किल जगह पर, लेकिन अगर हम जल्दी से फिर से खोलते हैं तो इसे संभाला जा सकता है। डॉक्टर मल्होत्रा ने मॉनिटर पर एक नज़र डाली और फिर सीधे अनन्या को देखा। मैं इस सर्जरी के लिए हस्ताक्षर नहीं करूंगा। निदेशक मंडल में से कोई भी हस्ताक्षर नहीं करेगा। क्या तुम जानती हो क्यों? क्योंकि अगर मरीज मर जाता है तो प्रेस कारण नहीं पूछेगा। वे सिर्फ यह पूछेंगे कि एक युवा विदेशी डॉक्टर को एक प्रसिद्ध व्यक्ति की बेटी पर लगातार 2 बार सर्जरी करने की अनुमति क्यों दी गई। तो इसका मतलब है कि मैं मरीज को धीरे धीरे मरने दूं? अनन्या ने बिना पलक झपकाए पूछा। कोई नहीं चाहता कि वह लड़की मरे, लेकिन कोई भी इस अस्पताल में एक और बड़ा मुकदमा नहीं लाना चाहता, डॉक्टर मल्होत्रा ने ठंड से कहा और मुड़कर चले गए। उनकी टीम में से कोई भी उनके पीछे नहीं गया, न ही कोई और सुझाव दिया गया। अनन्या गलियारे में एक कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ में फाइल कसकर पकड़ी हुई थी। समय जैसे उल्टी गिनती में बह रहा था। वह जानती थी हर 10 मिनट में थक्का कुछ मिलीमीटर और फैल रहा था। वह जानती थी कि इंतजार करना कानूनी रूप से सुरक्षित हो सकता है, लेकिन इसका मतलब मरीज को खोना था। वह उठी, प्राय ब्रेस के गान कोई 2 पर एक स्पोल लेक्स पोर एक्स एड ईड आयले, और सीधे वेटिंग रूम में गई, जहां रोहन एक कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे थे।
उनके हाथ अभी भी अपनी बेटी की स्केचबुक को कसकर पकड़े हुए थे। अनन्या उनके सामने बैठ गई, बिना किसी भूमिका के उन्हें देखा। मुझे स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत है। आपकी बेटी को फिर से रक्तस्राव हुआ है। अगर हम जल्दी हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो वह कुछ घंटों में गहरे कोमा में जा सकती है या मर सकती है। मैंने अपने पर्यवेक्षक डॉक्टर से संपर्क किया है, लेकिन वह अभी नहीं आ सकते। रोहन ने सिर उठाया, उनकी आंखें लाल थीं। मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे आपकी दूसरी सहमति की जरूरत है और मुझे आपके विश्वास की जरूरत है। इस बार विशेषज्ञ समिति की सहमति नहीं है। अगर मैं असफल रही तो वे मुझे अकेला मानेंगे। क्या तुम निश्चित हो कि दूसरी सर्जरी आवश्यक है? उन्होंने पूछा। कोई भी किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन मैं जानती हूं कि अगर हम इंतजार करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। रोहन ने ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने पेन पकड़ा और हस्ताक्षर किए। इस बार लिखावट पहले से ज्यादा मजबूत थी, इसलिए नहीं कि वह कम डरे हुए थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। अनन्या की तरह। अनन्या 4 बजने में 10 मिनट पर अस्पताल की निदेशक नलिनी के कार्यालय में गई। नलिनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दस्तावेज तैयार कर रही थीं। अनन्या ने उनके बोलने का इंतजार नहीं किया। मैं यह सर्जरी करूंगी। मुझे पता है कि आप लोग किस बात से डरते हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रेस के डर से एक मरीज को मरने नहीं दे सकती। नलिनी ने उसे 1 सेकंड के लिए बिना कुछ कहे देखा, फिर उन्होंने एक कागज निकाला, जल्दी से कुछ लाइनें लिखीं और मुहर लगा दी। मैं समिति की ओर से फैसला नहीं कर सकती, लेकिन मैं ऑपरेशन थिएटर खोलने की अनुमति पर हस्ताक्षर कर रही हूं, और अगर वे पूछते हैं तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, लेकिन अगर तुम में इतनी खतरनाक सर्जरी में दूसरी बार जाने की हिम्मत है तो मैं तुम्हें रोकने वाली नहीं बनना चाहती। वह तेजी से गलियारे में गई, अपना फोन निकाला और नंबर डायल किया। ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। आज दोपहर की शिफ्ट में कौन है? मैंने फोन कर दिया है। मैं आपके साथ रहूंगी। क्या वो? नेगेटिव खून है। 3 बैग मैं संबद्ध ब्लड बैंक से और मंगा रही हूं। एक अतिरिक्त स्कल ग्राफ्ट, एक टाइटेनियम मेश और एक गहरी ड्रेनेज। सक्शन डिवाइस तैयार करो। अगर हम इस बार स्कल बंद नहीं कर पाए। 5 मिनट बाद वे ऑपरेशन थिएटर में थे। अनन्या ने हर दवा, हर धुंध, हर ट्यूब की जांच की। इस बार यह पूरी अनुमति के साथ एक सर्जरी नहीं थी। ऊपर से कोई सुरक्षा नहीं थी। उसके पास बस एक हाथ से हस्ताक्षरित सहमति और एक पिता का विश्वास था जो अपनी बेटी की हर सांस पर टिका हुआ था। कीटाणु शोधन की तैयारी के दौरान मॉनिटर ने लगातार 3 बीप की। ब्लड प्रेशर गिर गया। मुख्य लाइन अवरुद्ध है, कोई परिधीय नाड़ी नहीं है, प्रिया ने रिपोर्ट किया। सेंट्रल वेन पर स्विच करो। अनन्या ने आदेश दिया, वासोप्रेसर तैयार करो। हमें चीरा लगाने से पहले नाड़ी को स्थिर करना होगा। 1 मिनट, 2 मिनट, ब्लड प्रेशर अभी भी नहीं बढ़ा। अनन्या मुड़ी, छुरी को कसकर पकड़कर प्रिया को देखा। हम और इंतजार नहीं कर सकते। आप निश्चित हैं? हाँ। उसने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की ओर देखा। विरोध करने वाले किसी भी डॉक्टर में से कोई भी मौजूद नहीं था। सब चुप थे, न विरोध कर रहे थे न मदद। अनन्या ने सिर झुकाया और फुसफुसाया, एनेस्थीसिया शुरू करो। हम आगे बढ़ते हैं। ब्लेड ने पुराने चीरे पर धीरे से काटा। काले टांकों के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे, जो अभी तक घुले नहीं थे। अनन्या ने ऊतक की हर परत को अलग किया। खून धीरे धीरे गहरा और सामान्य से अधिक गाढ़ा निकला। खोपड़ी के अंदर दबाव इतना बढ़ गया था कि हल्के से छूने पर भी छोटी रक्त वाहिकाओं से खून की धार निकल रही थी, लेकिन वह जल्दी में नहीं थी। हर हरकत धीमी, स्थिर और सटीक थी, जैसे किसी अनिश्चित जीवन की धड़कन। प्रिया ने मरीज का सिर स्थिर रखा। एक और नर्स ने वेंटिलेटर को समायोजित किया। उसके हाथ लगातार कमरे में मापदंडों की जांच कर रहे थे। इस समय केवल सक्शन मशीन की आवाज
ट्रे से टकराते उपकरणों की खनक और पूरी टीम की टूटी फूटी सांसों की आवाज थी। अनन्या ने खोपड़ी का ढक्कन खोला और धीरे से उसे एक तरफ रख दिया। मस्तिष्क की सतह सूजी हुई थी, जैसे हड्डी के फ्रेम से बाहर निकलना चाहती हो। पश्चकपाल क्षेत्र में मस्तिष्क की झिल्ली के नीचे एक धुंधला खून का थक्का था। उसने बाएं गोलार्ध को जोड़ने वाली धमनी में एक फटे हुए स्थान की ओर इशारा किया। खतरनाक जगह है। प्रिया ने फुसफुसाया, हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत है। ऑपरेशन थिएटर के गोदाम से माइक्रो ऑपरेटिंग ग्लास मंगवाओ। अनन्या ने जवाब दिया। उसकी आंखें अभी भी घाव पर थीं। उसके हाथ ने उपकरण डाले, धीरे धीरे तरल चूसा और फिर एक पतले ब्लेड से रेशेदार ऊतक को काटा। खून की एक धार निकली, तेज नहीं, लेकिन तेजी से फैल रही थी। उसने तुरंत एक छोटी धुंध से उसे दबाया और खून रोकने वाले एजेंट, जैविक गोंद और धमनी के टांके तैयार करने के लिए कहा। दिल की धड़कन धीमी हो रही है, एनेस्थीसिया देने वाली नर्स ने कहा। ब्लड प्रेशर 90 से नीचे है, तेजी से द्रवासाक द्वर्टक्वाइल है। 2 वासोप्रेसर की खुराक बढ़ाओ। ब्लड बैंक से पूछो कि ओ नेगेटिव आया या नहीं। अभी नहीं आया। 3 बैग लगभग खत्म हो चुके हैं। अनन्या ने अपने दांत भींचे। वह अच्छी तरह जानती थी कि 1 मिनट खून की कमी का मतलब मस्तिष्क का एक हिस्सा खोना है। लेकिन अगर उसने एक बड़ी धमनी को फाड़ दिया तो सर्जरी वहीं खत्म हो जाएगी। उसने घाव में दूसरी धुंध डाली, धीरे से दबाया। खून अस्थायी रूप से रुक गया। लेकिन एक भी गलत हरकत और सब कुछ पानी के गुब्बारे की तरह फट जाएगा। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। देसाई प्रकट हुए। उनके चेहरे पर पसीना था। उन्होंने अभी तक पूरी तरह से कपड़े भी नहीं बदले थे। उन्होंने मॉनिटर पर एक नज़र डाली और तुरंत सर्जरी स्थल के पास आ गए। मुझे पश्चकपाल मस्तिष्क का विस्तृत नक्शा दो, उन्होंने कहा। अनन्या नहीं मुड़ी, बस अपना सिर थोड़ा झुकाया। सर, आप सही समय पर आए। देसाई बगल में खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने उपकरण नहीं लिए। उन्होंने बस जारी रखने का इशारा किया। तुम सही रास्ते पर हो। दोनों ने ऐसे समन्वय किया जैसे उन्होंने दर्जनों बार अभ्यास किया हो। देसाई ने पास के मस्तिष्क ऊतक को स्थिर रखा। अनन्या ने खून रोकने के लिए जल्दी से दोनों ने दर्जनों बार अभ्यास किया हो। टांके लगाए और फटी हुई धमनी पर जैविक गोंद लगाया। ठीक है, देसाई ने धीरे से सांस छोड़ी। अब वेंट्रिकल्स के आसपास का तरल चूसा मध्य मस्तिष्क के पास के क्षेत्र का ध्यान रखना। अनन्या ने हाथ बदले। उसकी हरकतें इतनी कोमल थीं, जैसे कोई कलाकार अपनी अंतिम रेखाएं ठीक कर रहा हो। लगभग 1 घंटा बीत गया। उन्होंने रक्तस्राव को नियंत्रित कर लिया, सूजन कम कर दी और दबाव स्थिर कर लिया। लेकिन जब उन्होंने उपकरण निकालना शुरू किया तो मॉनिटर लाल हो गया। दिल का संकेत कमजोर था। मशीन ने फिर से दबाव गिरने का संकेत दिया। मुख्य लाइन अवरुद्ध थी, दूसरी लाइन भी बंद। नर्स चिल्लाई, दवा नहीं जा रही है। डॉक्टर शर्मा बिना बताए प्रकट हुए। उन्होंने सर्जरी का गाउन नहीं पहना था, बस दस्ताने और मास्क। मुझे करने दो, मैं लाइन फिर से लगाता हूं। यह काम मुझसे तेज कोई नहीं कर सकता। किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले वह आगे बढ़े और केवल 6 सेकंड में सबक्लेवियन नस में सुई डाल दी। लाइन खुल गई, दबाव फिर से बढ़ने लगा। उन्होंने सिर हिलाया, पीछे हटे और दरवाजे के पास खड़े हो गए। पहली बार उन्होंने अनन्या से कुछ नहीं कहा। उसने स्कल बंद करने का इशारा किया, लेकिन इस बार हड्डी से नहीं। मस्तिष्क अभी भी थोड़ा सूजा हुआ था। अगर इसे हड्डी से स्थिर किया जाता तो फैलने के लिए कोई जगह नहीं बचती। उसने दूसरा विकल्प चुना, एक अस्थायी टाइटेनियम मेश ग्राफ्ट। मेश को खोपड़ी के ढक्कन के आकार में काटा गया, 4 कोनों पर सिला गया और मजबूती से स्थिर किया गया। एक ड्रेनेज ट्यूब सीधे ड्यूरामेटर के नीचे रखी गई, जिसे कान के पीछे एक छोटे से छेद से बाहर निकाला गया।
उसने त्वचा को घुलनशील टांकों से सिल दिया। नई सिलाई पुरानी सिलाई पर थी, एक उलझा हुआ निशान, लेकिन एक जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने वाले जोड़ों की तरह समान और मजबूत हो गया। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। देसाई ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सिर्फ एक अच्छी डॉक्टर नहीं हो, तुम वह हो जो तूफान के बीच खड़ी रहती है और अपनी जगह नहीं छोड़ती। प्रिया ने चुपचाप उसका माथा पोंछा। कमरे में माहौल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अभी तक किसी ने राहत की सांस नहीं ली थी। आर्या को रिकवरी रूम में ले जाया गया। बाहर से देखने पर वह पहले जैसी ही लग रही थी, अभी भी गतिहीन, अभी भी उलझे हुए उपकरणों के साथ, लेकिन उसके मस्तिष्क में एक रक्तस्राव को बंद कर दिया गया था। एक नया नेटवर्क एक नाजुक उम्मीद को कसकर पकड़े हुए था। नर्स ने ईजी निगरानी के लिए इलेक्ट्रोड लगाए। मॉनिटर शुरू हुआ। तरंगें चमकने लगीं, आसमान बहुत कम, लेकिन एक संकेत है। प्रिया ने मॉनिटर को देखते हुए फुसफुसाया, आपको लगता है कि उसके पास अभी भी एक मौका है। अनन्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मॉनिटर के बाएं कोने पर प्रदर्शित संख्या को देखा, औसत से नीचे की गतिविधि, लेकिन एक सीधी रेखा नहीं, एक अंत नहीं। उसने धीरे से जवाब दिया, जैसे खुद से कह रही हो, मस्तिष्क में अभी भी संकेत है, जिसका मतलब है कि वापसी का रास्ता है। आर्या वहां गतिहीन लेटी रही। वेंटिलेटर नियमित रूप से उसके फेफड़ों में हवा पहुंचा रहा था, उसके लिए जीवन की एक नाजुक लय बनाए हुए था। सिर पर ढकी सफेद पट्टी के नीचे एक खामोश लड़ाई चल रही थी, जिसे कोई नहीं देख सकता था। हर मस्तिष्क कोशिका मरने से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। हर छोटी केशिका दवाओं और रक्तचाप के अनुसार सिकुड़ और फैल रही थी। हर कमजोर संकेत क्षतिग्रस्त तंत्रिका नेटवर्क को पार करने की कोशिश कर रहा था। अनन्या सर्जरी के बाद 12 घंटे तक बिस्तर से नहीं हटी। वह और प्रिया बारी बारी से पुतलियों की जांच करते, मांसपेशियों की सजगता मापते और ड्रेनेज ट्यूब के माध्यम से मस्तिष्क मेरु द्रव की मात्रा की जांच करते। एक छोटा सा बदलाव भी जटिलताओं, मस्तिष्क की सूजन, पुनरावृत्ति या दौरे के खतरे का संकेत दे सकता था। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने नियंत्रित हाइपोथर्मिया थेरेपी की सिफारिश की, जिसमें मरीज के शरीर को सामान्य से कम तापमान पर रखा जाता है ताकि मस्तिष्क कोशिकाओं के चयापचय को कम किया जा सके और द्वितीयक क्षति को सीमित किया जा सके। अनन्या सहमत हो गई। उसने 72 घंटों के लिए हाइपोथर्मिया प्रोटोकॉल का आदेश दिया। इस अवधि क्षतिक सीमित किया जा सके को 3 सुनहरे दिन कहा जाता है, जो जीवन मृत्यु या स्थायी विकलांगता का फैसला करते हैं। पहले दिन आर्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रकाश डालने पर पुतलियां नहीं सिकुड़ीं। हाथ पैर की मांसपेशियां ढीली थीं। ईजी ने कमजोर रेखाएं दिखाईं। कुछ हिस्से लगभग सपाट थे, लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने अतिरिक्त न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंटों, उच्च खुराक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अनुरोध किया और यहां तक कि हर घंटे सीधे मस्तिष्क वासोडिलेटर इंजेक्शन देने का भी आदेश दिया। दूसरे दिन रोहन बिना कुछ कहे बाहर बैठे रहे। शाम को वह चुपचाप अंदर आए और अपनी बेटी के तकिए के पास एक छोटा हेडफोन रख दिया। मेरी बेटी सोने से पहले हर रात यह धुन सुनती थी, उन्होंने खान खान आवाज में कहा। एक साधारण वाद्य संगीत, पियानो की आवाज बारिश की बूंदों के साथ मिली हुई, बिना किसी शब्द के। लेकिन वह कहती थी कि इसे सुनते ही उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ उसे गले लगा रही है। अनन्या चुप रही, उसने उसे नहीं रोका। संगीत दर्दनाक मस्तिष्क की चोट का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी यह मानव आत्मा के हिस्से को जगा सकता है। उसने चुपचाप हेडफोन लगाया, वॉल्यूम को इतना समायोजित किया कि महत्वपूर्ण संकेतों पर कोई असर न पड़े। और फिर 2 दिनों में पहली बार उसने आर्या की उंगली में एक हल्की हरकत देखी। स्पष्ट नहीं, निश्चित नहीं, लेकिन यह थी। तीसरे दिन शरीर का तापमान सामान्य स्तर पर समायोजित किया गया। वेंटिलेटर अभी भी चालू था, लेकिन बेहोशी की दवा धीरे धीरे कम कर दी गई थी।
सुबह जब अनन्या कमरे में आई तो उसने रोहन को एक पत्र पढ़ते हुए देखा। कागज पीला पड़ गया था और कुछ जगहों पर स्याही फैली हुई थी। यह मेरी पत्नी का मरने से पहले का आखिरी पत्र है, उन्होंने कहा। उसने अपनी बेटी के लिए लिखा था, उसे सलाह दी थी कि अगर किसी दिन जीवन बहुत अंधेरा हो जाए तो विश्वास करना कि बाहर कोई हमेशा तुम्हारे लिए रोशनी जलाए रखेगा। कभी कभी वह रोशनी तेज नहीं होती, बस एक छोटा सा धब्बा होता है, लेकिन वह छोटा धब्बा रास्ता दिखाने के लिए काफी होता है। अनन्या ने उस अंश को बार बार पढ़ा। शब्द सरल थे, लेकिन जैसे उसके दिल की सबसे गहरी परत को छू गए हों, जहां डॉक्टर बनने का उसका मूल कारण पैसा या प्रसिद्धि नहीं था, बल्कि किसी प्रियजन को दूसरों के हाथों में धीरे धीरे मरते हुए देखना था, सिर्फ इसलिए कि कोई रोशनी जलाने वाला नहीं था। तीसरे दिन के अंत में आर्या की पुतलियां प्रकाश डालने पर थोड़ी सिकुड़ने लगीं। अभी भी धीमी, अभी भी असमान, लेकिन प्रतिक्रिया वापस आ गई थी। अनन्या ने 6 घंटे के लिए बेहोशी की दवा पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया ताकि प्राकृतिक प्रतिक्रिया का परीक्षण किया जा सके। रात 8 बजे दूसरी जांच के दौरान वह पास झुकी और धीरे से कहा, आर्या, अगर तुम सुन सकती हो तो एक उंगली हिलाने की कोशिश करो। कुछ नहीं हुआ। उसने 30 सेकंड और इंतजार किया, अभी भी खामोशी थी। वह उठने ही वाली थी कि आर्या की बाईं उंगली थोड़ी कांपी, बहुत हल्की, जैसे एक अनैच्छिक हरकत। अनन्या फिर से झुकी। आर्या, एक बार, और अगर तुम मुझे सुन रही हो तो अपना हाथ हिलाओ, बस थोड़ा सा। इस बार उंगली 2 बार और कांपी बाईं आंख थोड़ी फड़की। कुछ भी स्पष्ट नहीं था, जागने की घोषणा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह उस व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया थी जो दूसरी तरफ था। प्रिया का दम लगभग घुट गया। उसने गलियारे में अनन्या को गले लगा लिया। आपने कर दिखाया। अभी नहीं, अनन्या ने सिर हिलाया। अभी नहीं, अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन यह पहला संकेत है। उसी रात अनन्या ने एक संक्षिप्त नैदानिक रिपोर्ट लिखी और उसे आंतरिक रूप से भेजा। गर्व करने के लिए नहीं, बल्कि यह पुष्टि करने के लिए कि मरीज ने प्राकृतिक सजगता दिखाना शुरू कर दिया है। एक छोटा कदम, लेकिन ठीक होने की संभावना का संकेत देने के लिए पर्याप्त। अस्पताल की निदेशक नलिनी ने चुपचाप रिपोर्ट पढ़ी और फिर स्क्रीन के कोने में 3 शब्द टाइप किए, डॉक्टर राव के लिए कानूनी सुरक्षा बनाए रखें। चौथे दिन की सुबह आर्या ने आंखें खोलीं, धुंधली, आसमान और अभी तक स्पष्ट रूप से समझने में असमर्थ, लेकिन उसकी आंखें प्रकाश के साथ घूम रही थीं। जब अनन्या ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी बाईं आंख के कोने से आंसू बह निकले। अनन्या गलियारे में गई। रोहन वहां खड़े थे। उसने सिर हिलाया और 3 लंबे दिनों के बाद पहली बार मुस्कुराई, जो एक जीवन काल की तरह लगे थे। वह वापस आ गई है। जिस दिन आर्या ने आंखें खोलीं, पूरे रिकवरी वार्ड में जैसे एक नई जान आ गई। खबर बाहर नहीं फैली, किसी भी समाचार रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उस दिन वहां मौजूद सभी लोग समझ गए थे कि एक असंभव बात हो गई है। एक मरीज जिसके पास केवल 5% उम्मीद थी, न केवल 2 सर्जरी से बच गया था, बल्कि उसने खुद आंखें भी खोली थीं, भले ही वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। अनन्या ने अपना काम का शेड्यूल पहले की तरह ही रखा। वह अभी भी सुबह 6 बजे कमरे में आती, फाइलें जांचती, फेफड़े सुनती, अंगों की गति का आकलन करती, बिना किसी आत्म प्रशंसा के। ठीक होने के हर संकेत को सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया। सर्जरी के 6 दिन बाद आर्या ने हिलने डुलने की कोशिश शुरू कर दी। बायां हाथ थोड़ा उठ सकता था। दाहिनी तर्जनी उंगली किसी के नाम पुकारने पर फड़कती थी। रोहन अपनी बेटी से एक पल के लिए भी दूर नहीं हुए। उन्होंने अस्पताल से 2 ब्लॉक दूर एक होटल का कमरा किराए पर ले लिया था। हर दिन आते थे और बाहर की बेंच पर बैठते थे, धैर्यपूर्वक, जैसे कोई पिता बनना फिर से सीख रहा हो।
अनन्या ने आर्या को और पुनर्वास अभ्यास देना शुरू किया। केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि यादों और भावनाओं को फिर से जोड़ने वाले व्यायाम। एक सुबह वह सफेद कागजों के एक ढेर और एक छोटी पेंसिल के साथ आई। वह बिस्तर के पास बैठ गई और आर्या को देखा, जिसे उस समय प्रिया लेटने की स्थिति ठीक कर रही थी। तुम्हें चित्रकारी पसंद है ना? अनन्या ने धीरे से पूछा। आर्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें एक बार झपकीं। अनन्या ने पेंसिल उसके हाथ में रखी, कागज को एक हार्डबोर्ड पर क्लिप किया। सुंदर होने की जरूरत नहीं, स्पष्ट होने की जरूरत नहीं, बस एक रेखा। पहले तो आर्या का हाथ इतना कांपा कि पेंसिल गिरने वाली थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हल्की वक्र रेखाएं दिखाई देने लगीं। एक टेढ़ा मेढ़ा गोला, एक झुकी हुई तिरछी रेखा। ये भोली भाली लगने वाली रेखाएं कुछ नाजुक और दृढ़ दोनों थीं। अनन्या ने इन सभी पहली ड्राइंग्स को अपने पास रखा, किसी को फोटो नहीं खींचने दी, नहीं बाहर जाने दी। उसके लिए यह एक चमत्कार का सबूत नहीं था, बल्कि जीवन का संकेत था। एक हफ्ते बाद आर्या ने सहारे से खड़े होने का अभ्यास शुरू किया। बायां पैर दाहिने से कमजोर था, गर्दन की रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका अभी भी थोड़ी दबी हुई थप्स थी, लेकिन सजगता वापस आ गई थी। उसे दिन में 3 बार, हर बार 20 मिनट के लिए भौतिक चिकित्सा के लिए ले जाया जाता था। रोहन बैठकर देखते थे, हर प्रगति को नोट करते थे। उन्होंने अब इनाम की राशि का उल्लेख नहीं किया, एक बार भी अनन्या को बाहर इंतजार कर रहे मीडिया अनुबंधों के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बस पूछा, मेरी बेटी को फिर से चलने के लिए क्या चाहिए? और ठीक वैसा ही किया। एक बार चलने के अभ्यास के दौरान आर्या थोड़ा गिर गई। अनन्या उसे उठाने के लिए दौड़ी। लड़की ने ऊपर देखा और धीरे से पूछा, पहली बार आवाज में बहुत कमजोर, क्या मैं फिर से चित्रकारी कर पाऊंगी? अनन्या ने धीरे से उसका हाथ दबाया। तुमने अभी अभी अपने पैरों से चित्रकारी की है। देसाई 10वें दिन मिलने आए। वह कमरे में ठीक उस समय आए जब आर्या वर्णमाला फिर से लिखने का अभ्यास कर रही थी। क्या तुम्हें अपना नाम याद है? उन्होंने पास बैठकर पूछा। आर्या ने सिर हिलाया। उसने 2 शब्द लिखे, आर्या मेहरा। मम थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन स्पष्ट था। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें किसने बचाया? आर्या ने अनन्या की ओर देखा और फिर अपने पिता की ओर। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब वह खोया हुआ भाव नहीं था। उसकी आंखों में ध्यान था, भावना थी। उस बैठक के बाद देसाई अनन्या को गलियारे में ले गए। उन्होंने अपनी जेब से एक फाइल निकाली। क्या तुम जानती हो आज कौन सा दिन है? नहीं सर, आज ठीक 1 साल हो गया है जब तुम भारत से एक प्रशिक्षु डॉक्टर के रूप में यहां आई थी। यह विभाग की ओर से एक प्रस्ताव है जो तुम्हें आधिकारिक तौर पर वरिष्ठ रेजिडेंट टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अनन्या चुप रही। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो मुझे अभी भी विश्वास है कि तुम कहीं भी जा सकती हो और वही कर सकती हो जो करने की जरूरत है। अनन्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने फाइल ली और सिर झुकाया। उसके दिल में जो हलचल हो रही थी वह महिमा या उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह सवाल था कि रुकूं या वापस जाऊं। कमरे के अंदर प्रिया आर्या को कहानियां सुना रही थी। उसने बताया कि कैसे अनन्या रात भर जागती थी, कैसे वह अपना दोपहर का भोजन लाना भूल जाती थी क्योंकि वह मरीजों के लिए दवा की खुराक की दोबारा जांच करने में व्यस्त रहती थी। आर्या ने आधे खुले दरवाजे की ओर देखा। खिड़की से आती रोशनी में उसने मेज पर एक गोला बनाया, एक बंद गोला। उस शाम रोहन अस्पताल के बगीचे में अनन्या से मिले। वह एक लिफाफा लेकर आए थे। यह एक मीडिया कंपनी का अनुबंध है। वे तुम्हारी सर्जरी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हो सकती है। तुम्हारा नाम हर अखबार में होगा। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, मैं केवल तभी सहमत होंगी जब वे मरीज के चेहरे को दिखावे के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। रोहन हौ से तुम वैसी ही हो। ठीक है, मैं यह शर्त रखूंगा।
इसके अलावा मैं भारत में गरीब मेडिकल छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति कोष स्थापित करना चाहता हूं, जिसका नाम अनन्या फंड होगा। वह चौंक गई, लेकिन फिर धीरे से बोली, धन्यवाद, लेकिन कृपया इसका उपयोग सही काम के लिए करें। मेरे नाम की जरूरत नहीं है। रोहन ने जोर नहीं दिया। उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हों जो उस सीमा को पार कर गया हो जिससे वह कभी मिलने की उम्मीद नहीं करते थे। उस रात आर्या ने पानी के रंगों से अपनी पहली तस्वीर फिर से बनाई। बस एक हल्का नीला आकाश, कुछ सूरज की किरणें और एक छोटा सा मानव आकृति एक विस्तृत मैदान के सामने खड़ा है। कागज के बाएं कोने में उसने कांपती लिखावट में लिखा 5% की तस्वीर। अगली सुबह जब अनन्या कमरे में आई तो आर्या जल्दी उठ चुकी थी। वह खिड़की के पास बैठी थी। उसकी पीठ एक बड़े तकिए पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें बाहर आंगन में पत्तियों के बीच से आती सूरज की किरणों को देख रही थीं। उसके हाथ में सफेद कागज का एक ढेर और लगभग खत्म हो चुके पानी के रंगों का एक डिब्बा था। अनन्या पास आई। क्या अभी भी सिरदर्द है? आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। कल था, आज बेहतर है। उसने बिना रुके एक पूरा वाक्य कहा। अनन्या ने इसे अपने दिमाग में एक मील के पत्थर के रूप में नोट किया। ठीक 8 बजे रोहन आए, एक बैग में केक और एक पत्र लेकर। खुशखबरी है, उन्होंने कहा। राज्य चिकित्सा बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर उपचार के परिणाम को मान्यता दे दी है। दोनों सर्जरी को उम्मीद से बेहतर सफल माना गया है, जिसमें कोई पेशेवर कदाचार का कोई संकेत नहीं है। अनन्या ने राहत की सांस ली। यह वह चीज थी जिसका वह इंतजार नहीं कर रही थी, लेकिन चुपचाप उम्मीद कर रही थी। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण खबर दोपहर में आई। एक हल्के सिरदर्द के कारण आर्या को फिर से सीटी स्कैन कराना पड़ा। फिल्म उठाते समय अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अभी भी खून का थक्का या नया रक्तस्राव का कोई संकेत नहीं था, लेकिन दाहिने कॉर्टेक्स के पास एक छोटा धुंधला सफेद धब्बा था। एक ऐसी जगह जो 2 सर्जरी में कभी क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। उसने तुरंत 24 घंटे की कड़ी निगरानी का आदेश दिया, साथ ही देसाई की राय भी मांगी। यह मस्तिष्क की सूजन की प्रतिक्रिया के बाद एक हल्का फाइब्रोसिस हो सकता है, उन्होंने फोन पर कहा। यह एक जटिलता नहीं है, लेकिन इसे हल्के में मत लेना। अगर तुम्हें कोई नया न्यूरोलॉजिकल संकेत दिखाई दे तो तुरंत फिर से जांच करो। अनन्या ने प्रिया को सावधानी से दाहिने हाथ की गति पर नजर रखने के लिए कहा। साथ ही आर्या को 1 घंटे से अधिक लगातार गतिविधि न करने का अनुरोध किया। दोपहर में आर्या ने चित्रकारी नहीं की। वह बस बाहर आंगन को देखती रही, जहां सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से फीकी पड़ रही थी। क्या मुझे कुछ और होगा? उसने धीरे से पूछा। अनन्या ने झूठ नहीं बोला। अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन डॉक्टर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आर्या बहुत देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे अब दर्द से डर नहीं लगता। बस इस बात से डर लगता है कि मैं वह व्यक्ति नहीं बन पाऊंगी जो मैं बनने वाली थी। अनन्या ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में एक बहुत स्पष्ट आवाज गूंजी, दिल से नहीं, बल्कि उस चीज से जिसने उसे पिछले 10-12 सालों से खड़ा रखा था। बीमार को न छोड़ने का कर्तव्य, भले ही वह खुद भी भ्रमित हो। अगली सुबह सिरदर्द के लक्षण गायब हो गए। दूसरी जांच फिल्म में अब धुंधला सफेद धब्बा नहीं था। निष्कर्ष यह था कि धुंधला क्षेत्र सूजन रोधी दवा के एक क्षणिक दुष्प्रभाव के कारण था। अनन्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली। दूसरी सर्जरी के बाद पहली बार वास्तव में राहत महसूस की। 1 हफ्ते बाद आर्या को आधिकारिक तौर पर अस्पताल से छुट्टी देने के लिए स्थिर घोषित कर दिया गया। वह बिना सहारे के कुछ कदम चल सकती थी, स्पष्ट वाक्य बोल सकती थी और यहां तक कि अपनी पुरानी डायरी के कई अंश भी याद कर सकती थी। छुट्टी की प्रक्रियाओं के दिन रोहन ने सभी फोटोशूट से इनकार कर दिया और चुपचाप अस्पताल छोड़ने का अनुरोध किया। मुझे किसी के मेरे कंधे पर थपथपाने और यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने एक अच्छा काम किया है,
उन्होंने अनन्या से कहा, मुझे बस अपनी बेटी के जीने की जरूरत है, और तुम अगर किसी दिन यह कहानी बताना चाहती हो तो इसे उसी तरह बताना जैसे तुमने इसे जिया है। निदेशक के कार्यालय में मेज पर नलिनी को बिना किसी शीर्षक के एक निजी मुहर वाला पत्र मिला। अंदर $1 मिलियन का एक चेक था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि इस राशि का उपयोग भारतीय मेडिकल छात्रों की सहायता के लिए एक कोष स्थापित करने के लिए किया जाए। यह कोष उसे ब्रांडबाद कर्मेले व्यक्ति के नाम पर स्थापित किया जाए जिसने मेरी बेटी को बचाया। नलिनी ने अनन्या को उसकी राय पूछने के लिए फोन किया, लेकिन अनन्या ने बस चुपचाप कहा, अगर हो सके तो कोष का नाम 5% रखें। न्यूरोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर मल्होत्रा सर्जरी के बाद के समय में दिखाई नहीं दिए, लेकिन एक शाम जब अनन्या अपना सामान पैक कर रही थी, वह अचानक आए। हाथ में एक फाइल थी, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। मैंने पूरी सर्जरी रिपोर्ट फिर से पढ़ी है। उन्होंने कहा मैं गलत था। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया जो किताबों में नहीं था। अनन्या खड़ी हो गई, कोई भाव नहीं दिखाया। मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। बस उम्मीद है कि अगली बार अगर आप ऐसा कोई मामला देखें तो एक युवा डॉक्टर को अकेला न छोड़ें। डॉक्टर मल्होत्रा ने सिर हिलाया, एक बहुत छोटा सिर हिलाना, लेकिन पहली बार उनकी ओर से पद से ज्यादा इंसानियत थी। देसाई ने अनन्या को रेजिडेंट लेक्चरर के रूप में रुकने की पेशकश की, जबकि नलिनी ने उसे अस्पताल के लिए चिकित्सा सलाहकार बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। लेकिन अनन्या ने दोनों को मना कर दिया। मुझे भारत वापस जाने की जरूरत है, उसने कहा, इसलिए नहीं कि मेरे पास यहां अवसरों की कमी है, बल्कि इसलिए कि मैंने अभी तक उस व्यक्ति से किया अपना वादा पूरा नहीं किया है जिसने मुझे इस पेशे में लाया। सबसे उन्नत जगहों से सीखी गई चीजों को वापस ले जाना, ताकि कोई भी उपेक्षित होने के कारण न मरे। भारत लौटने से एक रात पहले आर्या ने अनन्या को एक छोटा सा उपहार बॉक्स भेजा। अंदर एक लकड़ी का फोटो फ्रेम था जिसमें उसकी जागने के बाद बनाई गई पहली तस्वीर थी। पीछे एक छोटे से कागज पर कुछ लाइनें लिखी थीं। डॉक्टर, आप पहली व्यक्ति थीं जिसने मेरे बचे हुए जीवन को देखा जब मैं खुद भी विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हाथ न छोड़ने के लिए धन्यवाद। अनन्या ने फ्रेम को अपने सामान में 2 सर्जरी की पूरी फाइल के साथ रखा, दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि अगर किसी दिन उसे कुछ साबित करना पड़ा तो उसके पास सबूत होंगे, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन उसने अस्पताल छोड़ा, हल्की धूप थी। रिकवरी रूम के बाहर एक नई तस्वीर लटकी हुई थी, जो आर्या की 5% तस्वीर की एक प्रति थी, जिसे उसने खुद अस्पताल को उपहार देने का अनुरोध किया था। नीचे एक छोटी पीतल की प्लेट पर एक पंक्ति खुदी हुई थी, यह वह जगह है जिसने रोशनी को बनाए रखा जब वह बुझने वाली थी। 6 हफ्ते बाद अस्पताल ने 100 से अधिक चिकित्सा कर्मचारियों की भागीदारी के साथ एक आंतरिक संगोष्ठी का आयोजन किया। विषय कोई विशेष मामला या नई सर्जिकल तकनीक नहीं थी, बल्कि एक युवा भारतीय डॉक्टर की एक प्रस्तुति थी, जो अभी ऐसे दिनों से गुजरी थी कि गवाह भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि वे उसमें जिए थे। अनन्या एक साधारण सफेद कोट में मंच पर खड़ी थी, उसके बाल ऊंचे बंधे हुए थे और उसकी आंखें शांत थीं। वह कोई सांख्यिकीय चार्ट नहीं लाई, नहीं किसी डालय चमत्कारिक तत्व को चढ़ाकर बताया। इसके बजाय उसने एक सवाल से शुरुआत की जिसने पूरे हॉल को चुप करा दिया। अगर जीने का केवल 5% मौका बचा हो तो क्या आप हार मान लेंगे, या मरीज के लिए उस बचे हुए हिस्से को बनाए रखने के लिए सब कुछ करेंगे? 1 सेकंड की खामोशी, फिर हर व्यक्ति की आंखों में बदलाव आने लगा। अब यह उन डॉक्टरों की नजर नहीं थी जो केवल तर्क से काम करने के आदी थे, बल्कि यह उन मनुष्यों की नजर थी जो खुद से वह सवाल पूछ रहे थे जो उन्होंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की थी।
उसने 2 सर्जरी का क्रम, सर्जरी के बाद के बदलाव, वे त्रुटियां जो लगभग मरीज को खो देती, शुरुआती संदेह और कानूनी बैठक के बीच पूरी तरह से अकेलापन बताया। लेकिन उसने किसी को दोष नहीं दिया। इसके विपरीत उसने इस बात पर जोर दिया कि उस सावधानी ने ही उसे हर चीज को कर्मों से साबित करने के लिए मजबूर किया और इस वजह से वह एक भी कदम लापरवाह नहीं हो सकती थी। नीचे डॉक्टर शर्मा चुपचाप बैठे थे। वह पहले विरोध करने वालों में से एक थे, लेकिन आज उन्होंने हर खंड के अंत में स्वेच्छा से ताली बजाई। एक और कोने में डॉक्टर मल्होत्रा मंच की ओर नहीं देख रहे थे। वह बस चुपचाप बैठे थे। उनका सिर थोड़ा झुका हुआ था। उनका हाथ उस फाइल पर था जो अनन्या ने जटिलताओं से निपटने की प्रक्रिया साझा करने के लिए सलाहकार बोर्ड को भेजी थी। देसाई कुछ मिनट देर से आए। वह आगे की सीटों में जाए बिना पीछे खड़े रहे। जब अनन्या ने उन्हें पहली सर्जरी की निगरानी स्वीकार करने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया, तो उन्होंने धीरे से सिर झुकाया। शर्म के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जानते थे कि अगर वह उस दिन नहीं आते तो परिणाम कुछ और हो सकता था। लेकिन वह यह भी जानते थे कि अगर अनन्या नहीं होती तो कोई भी इसे शुरू नहीं करता। जब संगोष्ठी समाप्त हुई तो नलिनी मंच पर आईं। उन्होंने प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। आपातकालीन स्थितियों में यदि कोई विशेषज्ञ अपनी क्षमता साबित कर सकता है और उचित पर्यवेक्षण है, तो अस्पताल प्रक्रिया से अधिक कार्रवाई को प्राथमिकता देगा। यह अनन्या की मूल्यवान चुप्पी का परिणाम था। प्रक्रिया में एक छोटा सा बदलाव, लेकिन भविष्य में कई और जानें बचाने के लिए पर्याप्त। अगली सुबह प्रिया को ऑपरेशन थिएटर की मुख्य नर्स के रूप में पदोन्नति की सूचना दी गई। आंशिक रूप से उसकी तकनीकी स्थिरता के कारण, लेकिन काफी हद तक दूसरी सर्जरी में पीछे न हटने के उसके रवैये के कारण। उसने अस्पताल के कैफे में अनन्या से मुलाकात की। मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी दूर चली जाएंगी, वह हंसी। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी हो, अनन्या ने जवाब दिया। पहले तो मुझे लगा कि तुम एक जिद्दी इंसान हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम वह हो जो अकेले चलने की हिम्मत करती है जब सब पीछे हट रहे हों। अनन्या बस मुस्कुराई। उसने न तो खंडन किया न ही स्वीकार किया। आर्या 10वें हफ्ते में अस्पताल लौटी इलाज के लिए नहीं, बल्कि आधिकारिक तौर पर धन्यवाद देने के लिए। वह अपने पैरों पर चल सकती थी। हाथ में एक ड्राइंग पैड था। पहली तस्वीर 5% थी, जिसे तेल के रंगों से फिर से बनाया गया था, जिसमें गहरे और तेज रंग थे। लेकिन छोटी मानव आकृति अभी भी वहां खड़ी थी, विस्तृत मैदान के बीच, सिर आकाश की ओर उठाए हुए। मैंने सोचा था कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, आर्या ने कहा, लेकिन डॉक्टर, आपने मुझे फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अनन्या ने तस्वीर ली और बहुत देर तक चुप रही। तुम्हारे पास अभी भी शुरू करने के लिए पूरी जिंदगी है। बस याद रखना कि कुछ वापसी चमत्कार नहीं होती, बल्कि किसी के हार न मानने का परिणाम होती है। महीने के अंत में रोहन ने एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने पैसे के मूल्य के बारे में सभी सवालों को खारिज कर दिया। उन्होंने बस एक बात पर जोर दिया। मैं सोचता था कि पैसा सभी जोखिमों की गारंटी है, लेकिन इस सर्जरी ने मुझे सिखाया कि जिस चीज ने मेरी बेटी को जीवित रखा, वह मेरे पास मौजूद पैसा नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का साहस था जिसके पास पैसा नहीं था। अस्पताल के सम्मान बोर्ड पर एक छोटी सी नई बोर्ड पंक्ति जोड़ी गई। नैदानिक मामला 5% डॉ अनन्या राव, मुख्य सर्जन। कोई चकाचौंध नहीं, कोई बैनर नहीं, बस चिकित्सा अनुसंधान उपलब्धियों के नीचे विनम्रता से स्थित एक छोटी सी पंक्ति। लेकिन अनन्या के लिए यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त था कि उसने जो यात्रा की थी वह गुमनामी में नहीं खोई। भारत लौटने के लिए विमान में चढ़ने से पहले अनन्या अकेले अस्पताल के पीछे की झील तक गई। झील की सतह शांत थी,
जिसमें शाम की नारंगी रंग की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। वह वहां बहुत देर तक खड़ी रही, हाथ कोट की जेब में, आंखें क्षितिज की ओर। उसने अपनी मां के बारे में सोचा, जिसने चुपचाप उसके लिए पहला सफेद कोट सिला था। उसने अपनी रेजिडेंसी क्लास के बारे में सोचा, जहां वह एकमात्र भारतीय छात्रा थी। उसने अपने देश में असफल आपातकालीन मामलों के बारे में सोचा, उपकरणों से लद्दाख के बारे में सोचा कि कमी आगे आने वालों की कमी के कारण। और अंत में उसने आर्या की आंखों के बारे में सोचा, जब उसने पूछा था, क्या मैं फिर से चित्रकारी कर पाऊंगी? जवाब अभी भी वही था, उसे दोहराने की जरूरत नहीं थी। वह कार की ओर मुड़ी। उसके हाथ में एक छोटा सूटकेस था, जिसके अंदर 5% की तस्वीर सावधानी से पैक की हुई थी। उसका दिल शांत था, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वह जानती थी कि अभी भी कई और मरीज उस 5% को स्वीकार करने की हिम्मत करने वाले किसी का इंतजार कर रहे थे। नमस्ते दोस्तों, आप सब कहां से यह देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? आप जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो नीचे कमेंट्स में हम सबके साथ जरूर साझा करें।